बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास 9 के जनरल मैथ के अहम शार्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये वीडियो का दूसरा हिस्सा है। पहले वीडियो में हमने तकरीबन 41 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, या 41 क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, 5 लाख पाकिस्तानी रुपए को यूरो में तब्दील कीजिए अगर 1 यूरो 112.4088 रुपए का हो। यानी पाकिस्तानी रुपए दिए गए हैं और इनको यूरो में तब्दील करना है, तो जाहिर सी बात है आपको 1 यूरो का रेट आना चाहिए। तो ये कुल रकम है 5 लाख रुपए। यूरो का रेट आपको गिवन है 112.4088 रुपए। यूरो की तादाद यानी हमें 5 लाख पाकिस्तानी रुपए के बदले कितने यूरो मिलेंगे, तो हमने यूरो में तब्दील करना है। तो 5 लाख कुल रकम जो है उसको जो 1 यूरो का रेट है उस पर तकसीम कर लें तो यूरो की तादाद आ जाएगी। तो ये बन जाएंगे 4448.05 यूरो। यानी ये 5 लाख पाकिस्तानी रुपयों के बदले में मिलेगी। रकम कोई भी दी जा सकती है, 5 लाख दे दे, 6 लाख दे दे, 10,000 दे दे, 12, जो रकम भी दे दे उसको जो 1 यूरो का रेट है उस पर तकसीम कर दें तो ये यूरो की तादाद आ जाएगी। इसी तरीके से पाउंड का आ सकता है, डॉलर का आ सकता है। तो जो कुल रकम होगी और जो 1 यूरो का रेट होगा या 1 डॉलर का रेट होगा, कुल रकम को उस रेट पे तकसीम कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि इस रकम में कितने डॉलर होंगे या कितने यूरो होंगे या कितने पाउंड होंगे। क्वेश्चन नंबर 43 है, 54,000 रुपए पर 1 साल के लिए 12% सालाना शरह से कंपाउंड मुनाफा मालूम करें। कि 1 साल में अगर असल ज़र जो है वो 54,000 रुपए हो तो 12% अगर उस मुनाफा की शरह हो, यानी सालाना शरह 12% हो, तो कितना कंपाउंड मुनाफा होगा। तो हतमी रकम पहले हम मालूम करेंगे जो हमें 1 साल के बाद मिलेंगी। हतमी रकम निकालने का फार्मूला होता है असल ज़र ज़रब 1 जमा शरह तकसीम 100। असल ज़र 54,000 है, ज़रब 1 जमा शरह 12 है, 12 तकसीम 100। 54,000 ज़रब इसका मैंने एलसीएम लिया 1 जमा। तो देखें ज़रा, जहाँ पे 1 का बटा नहीं है, जिसका बटा ना हो उसका बटा 1 आ जाएगा। तो बटों को हल करने का तरीका मैं आपको बता दूं। अगर कसरों के दरमियान जमा या माइनस हो तो उनको आपने इस तरह हल करना है कि नीचे दोनों रकमों को आपस में ज़रब दे दें। जैसे यहाँ 100 है, इसको 1 से ज़रब लिया, 100 ज़रब 1 100, और ऊपर क्रॉस ज़रब आपने देनी है, यानी इसके शुमार कुनिंदे को इधर 100 से ज़रब देंगे और इधर 100 का जो शुमार कुनिंदा है उसको इस 1 के बटे से ज़रब देंगे। क्रॉस आपने देना है। तो 12 ज़रब 1 12 और 100 ज़रब 1 100 आ गया। 100 जमा 12 तकसीम 100, 2 सिफरें से कट जाएंगी। 540 ज़रब 100 जमा 12 112 होता है। तो ज़रब देने के बाद बनता है ये 60,480 रुपये। तो अब आपने कंपाउंड मुनाफा मालूम करना है। कंपाउंड मुनाफा कितना होगा, तो कंपाउंड मुनाफा निकालने के लिए आपने हतमी रकम में से असल दर को माइनस कर देना है। हतमी रकम है 60,480 रुपये, असल दर है 54,000। तो 60,480 में से 54,000 असल दर माइनस कर दें तो 6,480 रुपये कंपाउंड मुनाफा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराह रास्त टैक्स से क्या मुराद है। बराह रास्त टैक्स वो टैक्स जो कि आमदनी, जायदाद और मुनाफा पर इनकम टैक्स या जायदाद टैक्स की शक्ल में बराह रास्त हुकूमत अफराद से वसूल करती है, बराह रास्त टैक्स कहलाता है। यानी बराह रास्त टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो आमदनी, जायदाद और मुनाफा पर इनकम टैक्स या जायदाद टैक्स की शक्ल में बराह रास्त हुकूमत अफराद से वसूल करती है। एक्साइज ड्यूटी से क्या मुराद है। एक्साइज ड्यूटी टैक्स की वो शक्ल है जिसे खरीदार तैयारशुदा चीज़ पर बवक्त खरीद अदा करता है। यानी खरीदार कोई भी चीज़ लेता है, चीज़ लेते हुए ये रकम भी वो साथ अदा करता है, उसे एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। तो मसलन कारें हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया भी जब ली जाती हैं तो साथ ये टैक्स भी अदा किया जाता है, जिसे एक्साइज ड्यूटी का नाम दिया जाता है। लोगाथम की तारीफ करें। फर्ज करें ए कोई अदद है जो कि 0 से बड़ा है, मस्बत अदद है और 0 नहीं है, ये भी याद रखना। और सॉरी 1 के बराबर नहीं है, 0 से बड़ा लेकिन 1 के बराबर नहीं है। और अगर y कोई मस्बत अदद हो तो हम लिखते हैं x बराबर log y टू द बेस a। यानी वो जो बेस लेनी है ना वो 0 से बड़ी होनी चाहिए लेकिन 1 ना हो। तो log a y, तो इसको हम लिखेंगे कुव्वत नुमाई शक्ल में, x और y की जगह चेंज हो जाएगी, बेस वही रहेगी, log नहीं लिखेंगे। a की ताकत x बराबर है y को असास a का लोगाथम y कहते हैं। असास a का लोगाथम
तो x को हम क्या कहते हैं, x को हम असास a का लोगारिथम y कहते हैं। ये डेफिनेशन है लोगारिथम की। क्वेश्चन नंबर 47 है, बड़ा ही आसान सा सवाल है। ये 3 सवाल एक तरह के हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है और 49 है। 2 सवाल ये बिल्कुल एक ही तरीके से हल होंगे, शायद एक सवाल और भी कहीं आएगा इसी तरह का होगा। तो log x माइनस 2 बराबर 1 इसे हमने हल करना है। तो log x माइनस 2 बराबर 1। स्टूडेंट्स याद रखें, जब भी log लिखा जाता है नीचे जहाँ पे बेस लिखी हुई होती है, अगर कहीं log के साथ नीचे जहाँ पे बेस ना लिखी हुई हो तो उसकी बेस 10 होती है। तो यहाँ चूंकि बेस नहीं लिखी गई लिहाजा इसकी बेस 10 होगी, ये आपने याद रखना है। अगर जहाँ पे log के साथ नीचे कोई रकम ना लिखी गई हो तो वो कॉमन लोगारिथम होता है और उसकी बेस 10 होती है। तो इसको कुव्वत नुमाई शक्ल में अगर हम लिखें तो x माइनस 2 एक की जगह चला जाएगा और एक इधर आके x माइनस 2 की जगह आ जाएगा। इसको अगर आपने कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखना है, यानी आपको गिवन है ना log 10 x माइनस 2 बराबर है 1। तो 10 ये इनकी आपस में जगह चेंज हो जाएगी, log नहीं लिखेंगे आप। 10 की ताकत 1 बराबर है x माइनस 2। तो 10 की ताकत 1 10 होता है, x माइनस 2 यहाँ माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, 10 प्लस 2 x, तो x बराबर है 10 जमा 2 12। तो इस तरीके से आपने हल करना है। इन दोनों की आपस में जगह चेंज हो जाएगी, log नहीं लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, एक कंप्यूटर की कीमत 34,800 रुपये है, 16% के हिसाब से सेल टैक्स मालूम करें। अगर सेल टैक्स की शरह जो है वो 16% हो तो टैक्स कितना बनेगा। तो सेल टैक्स की रकम मैंने बताया था, इस तरह का कोई भी सवाल हो आपने शरह को कुल रकम से ज़रब दे देनी है। तो कीमत दी गई है, शरह दी गई है, शरह 16% है, कीमत 34,800 है, दोनों को ज़रब दें। 16 तकसीम 100 ज़रब 34,800, 2 सिफरें सिफरों से कट जाएंगी। 348 को 16 से ज़रब दिया, 5,568 रुपये ये सेल टैक्स होगा। ये ज़रब तकसीम मसला नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आप कैलकुलेटर से कर सकते हो। अगेन क्वेश्चन आ गया है log x जमा 1 टू द बेस 3। अब देखें जहां बेस दी गई है उधर बेस नहीं दी गई थी, तो अगर बेस ना लिखी जाए तो 10 ली जाती है। अब यहाँ बेस 3 है, उसी तरह का सवाल है, उसी तरीके से आप हल करेंगे। इसको कुव्वत नुमाई शक्ल में आपने लिख लेना है। इसे ना हम कहते हैं कि ये कुव्वत नुमाई शक्ल है। तो ये कुव्वत नुमाई शक्ल जब हमने इसकी लिखी है तो log नहीं लिखा जाता कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने से जी। तो x जमा 1 2 की जगह आ जाएगा और ये 2 x जमा 1 की जगह चला जाएगा, 3 की ताकत 2 बराबर आ जाएगा। x जमा 1 बराबर है 3 की ताकत 2 9 होता है। 3 की ताकत 2 का मतलब 3 ज़रब 3 है। 3 को 2 से ज़रब नहीं देनी, ताकत का मतलब है उसी अदर की उसी से ज़रब। 3 की ताकत 2 आप कैलकुलेटर से भी ले सकते हैं। 3 की ताकत 2 9 होता है। x निकालना, 1 जहाँ ऐड हो रहा है इधर आके माइनस हो जाएगा। x बराबर है 9 माइनस 1 8। तो ये x की कीमत होगी। अगर एक फ्लैट से सालाना आमदन 6 लाख रुपए हो तो 15% की शरह से काबिल अदा टैक्स मालूम कीजिए। तो जो आपने पहले सवाल निकाला सेल टैक्स, उसी तरीके से ये सवाल भी हल हो जाना है। शरह को आप सालाना आमदन से ज़रब दे दें तो काबिल अदा टैक्स होगा। ये कुल आमदन आ गई 6 लाख रुपए, ये शरह है 15%। 15% का मतलब 15/100 ज़रब ये 6 लाख है। 2 सिफरों से कट जाएंगी, 6,000 को 15 से ज़रब दें तो ये 90,000 रुपये काबिल अदा टैक्स होगा 15% की शरह से, अगर सालाना आमदन 6 लाख रुपए हो तो। सवाल नंबर 51 है, क्वेश्चन है मुख्तर कीजिए a की ताकत 3 b की ताकत 2 होल पावर 1/4, यानी सब की पावर 1/4 है। ज़रब a की ताकत 1/3 b और सब की ताकत 3/4 है। तो इसे हम हल करते हैं। तो ये ताकत जो 1/4 है, ये a की ताकत जो अंदर लिखी हुई है इन दोनों से ज़रब होगा। अगर ब्रैकेटें लगी हो ना और ताकत आ जाए तो ये अंदर वाली रकम की ताकत से ज़रब होती है। तो a को 3 से ज़रब, a की ताकत 3 को 1/4 से ज़रब दिया, 3/4 बन गया। b की ताकत 2 को ज़रब दिया 1/4 से, जहाँ एक ताकत 1/3 है, ज़रब देंगे 3/4 से। b की ताकत 1 है, तो ऑलरेडी 1 है तो 1 ज़रब 3/4 3/4 ही आएगा। यहाँ a की ताकत 3/4 और b की ताकत बन जाता है 2 ज़रब 1/4 है, तो 2 4 से कट जाएगा 2, b की ताकत 1/2 रह जाएगा। ज़रब a की ताकत 1 ये 3 से कट गया 1/4 ज़रब b की ताकत 3/4, तो ये बराबर आ जाएगा a की ताकत। देखिए ताकतें ऐड होती हैं,
जब ए है तो ए में एक ज़रब में ताकतें ऐड होती हैं एक जैसे असास की, तो ये ए की ताकत 3/4 है, यहाँ ए की ताकत 1/4 है, दोनों आपस में ऐड हो जाएंगी और बी की ताकत बी में ऐड होगी। बी की ताकत 1/2 ज़रा बी की ताकत 3/4 है, तो ये बन जाएगा बी की ताकत 1/2 जमा 3/4 बराबर आ जाएगा। ए बराबर है 3/4 जमा 1/4, इसका बटा भी 4 है, इसका बटा भी 4 है, एलसीएम यानी दो आदाफ कल 4 आ जाएगा। जब बटा एक जैसा हो तो ज़रब देने की ज़रूरत नहीं होती किसी भी रकम से, 3 जमा 1 आ जाएगा, जहाँ इसका बटा 2 है, इसका बटा 4 है, एलसीएम 4 आ जाएगा। 2 को 4 पे तकसीम करें 2 आता है, तो लिहाजा इधर 2 को 1 से ज़रब देंगे 2 आएगा। 4 को 4 से तकसीम करें 1 आता है, 1 को 3 से ज़रब दिया 3 1 3 2 जमा 3 5। तो यहाँ बना ए की ताकत 3 जमा 1 4 तकसीम 4, जहाँ बना बी की ताकत 3 जमा 2 5 तकसीम 4, तो 4/4 1 होता है, तो इसका आंसर आ गया ए बी की ताकत 5/4। एक अहम क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी मुश्किल था, लेंथी है, अगर आप कर सकते हैं तो कर लें, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है 12,000 रुपए कीमत के टेलीविज़न पर 10% की शरह से इजाफी टैक्स होगा। कीमत दी गई है टेलीविज़न की, शरह भी दी गई है, टैक्स मालूम करना है। सिंपल मेथड मैंने आपको बताया हुआ है, टैक्स मालूम करना है, उशर मालूम करना है, ज़कात मालूम करनी है, तो उसका मेथड यही है कि आप शरह को कुल रकम से ज़रब दे दें। शरह 10% है, कुल रकम 12,000 है, आप इसको ज़रब दे दें तो ये 1200 रुपये इजाफी टैक्स होगा। अगला क्वेश्चन है मक्सर कीजिए और जवाब कुव्वत रमा की शक्ल में लिखें। देखें ये रेडिकल शक्ल है, जजर दिया हुआ इस क्वेश्चन में, सवाल रेडिकल शक्ल में है, जजर की शक्ल में है, हमने इसको मुख्तर भी करना है और जवाब कुव्वत नुमा की शक्ल में देना है। तो ये 8 ए की ताकत 9 का तीसरा जदर है, 8 ए की ताकत 9 जदर जब खत्म करेंगे यहाँ ताकत 1/3 याद रख लें। जब ये जजर का साइन या रेडिकल को खत्म करेंगे, जो इंडेक्स यहाँ जो रकम लिखी होती है जदर के साथ, इसे हम इंडेक्स बोलते हैं, जदर खत्म करेंगे उसको 1 के बटे में लिखेंगे, यानी 3 है तो 1/3, अगर जहाँ 4 हो तो लिखेंगे 1/4, 5 हो तो 1/5 लिखेंगे, लेकिन जहाँ 3 है तो ज़्यादा 1/3 लिखेंगे। 8 ए की ताकत 9, सारे की ताकत 1/3, 8 होता है, 2 की ताकत 3, 8 की तेजी आप कर सकते हैं, 2 × 2 4 × 2 8 होता है, 2 की ताकत 3, ये की ताकत 9 है, सारे की ताकत 1/3। निशानी आपको दे देता हूँ, देखें यहाँ 1/3 है तो 8 भी 2 की ताकत 3 आ जाएगा, सिंपल। 1/3 दोनों की ताकतों से रब होगा, 2 की ताकत 3 ज़रब 1/3 होगा और 1 की ताकत 9 ज़रब 1/3, 3 3 से कट जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 9 पे कटेगा 3 के साथ, 3 3 9 होता है, तो 2 1 की ताकत 3, ये इसकी मुख्तर भी कर दिया और जवाब कुव्वत नुमा की शक्ल में भी आ गया। सवाल नंबर 54 है, एक आदमी 1000 सीसी कार खरीदना चाहता है, उसे कार की कीमत पर 150% एक्साइज ड्यूटी अदा करनी होगी। अगर कार की कीमत 5 लाख रुपए हो तो उसे कुल कितनी रकम अदा करना होगी। देखें शरह भी दे दी है, कीमत भी दे दी है, तो पहले तो हम मालूम करेंगे कि उसकी एक्साइज ड्यूटी कितनी अदा करनी होगी। एक्साइज ड्यूटी प्लस ये जो कार की कीमत है टोटल, तो ये कुल रकम उसे अदा करनी होगी। तो पहले आप एक्साइज ड्यूटी मालूम करें कि 5 लाख रुपए पर एक्साइज ड्यूटी कितना होगा, तो ये भी तरीका वही है, शरह को आप ज़रब दे रहे हैं, यानी शरह जब भी आएगी आपने इसको कुल रकम से ज़रब दे के एक्साइज ड्यूटी निकालना है, टैक्स निकालना है, कुल रकम से आपने ज़रब देनी है। तो 150% है, 150/100 ज़रब जो कीमत है 5 लाख जो भी आ जाए वो आपने लिख देनी है। तो ये ज़रब तकसीम करने के बाद एक्साइज ड्यूटी आता है 75,000 रुपये, सॉरी 7,50,000 रुपये, तो ये उसका एक्साइज ड्यूटी है। कुल रकम जो अदा कर रही होगी तो आप उसमें कुल कीमत में एक्साइज ड्यूटी जमा कर दें, 5 लाख जमा 7,50,000, तो ये 12,50,000 रुपये है जो कुल अदा करना होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, ज़मीन का रदास 6,400 किलोमीटर है, इसे मीटर में तब्दील कीजिए और जवाब साइंसी तरकीब में लिखिए। बहुत अहम सवाल है, कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। ज़मीन का रदास 6,400 किलोमीटर है, इसको पहले मीटर में चेंज करना है, तो 1000 से ज़रब दे दें। किलो का मतलब होता है 1000, याद रखने आप, तो आपने इसके किसी भी चीज़ के मीटर बनाने हों, किलोमीटर का दिए गए हैं तो उसे 1000 से आप ज़रब दे दें। 6,400 ज़रब 1000, तो ये ज़रब देने के बाद बनता है, ये आपको फिगर आ जाता है, कहा जाए 10 लाख 10 लाख 64 लाख मीटर बनते हैं। 6400 किलोमीटर हैं, 64 लाख मीटर बनते हैं। साइंसी तरकीब में लिखने का तरीका समझ लें, कोई भी रकम उसे साइंसी तरकीब में कैसे लिखना है, इशारिया आपने वहाँ लगाना है कि बाएं तरफ एक हिस्सा होना चाहिए, बाएं तरफ वहाँ इशारिया लगाएं। तो 1 2 3 4 5 6
6 और 4 के दरमियान में इशारे लगाएंगे। देखें लेफ्ट पे एक नॉन जीरो डिजिट एक हिस्सा बच जाता है। 6.4 पीछे सिफर ना लिखें, जरूरत नहीं है, लिख भी देंगे तो कुछ नहीं होता ना, लेकिन ना लिखें। 6.4 ज़रब जितने आपने डिजिट हिस्से छोड़े हैं वो 10 की ताकत बनेगी। कितने छोड़े आपने? 1 2 3 4 5 6, यहाँ पिछाड़ी लगाया है, पीछे 6 हिस्से छोड़े हैं, ये 10 की ताकत 6 मीटर बनेगा। अगर कोई और रकम आ जाती है, आपसे पूछे जाते हैं, साइंसी तरकीब में लिखें, तो उसमें तरीका आपने यही फॉलो करना है। इशारिया वहाँ लगाएं कि बाएं तरफ एक नॉन जीरो हिस्सा हो, यानी एक हिस्सा होना चाहिए बाएं तरफ, और पीछे जितने आपने हिस्से छोड़े हैं वो 10 की ताकत बन जाएगी। और ज़रब दे के आपने लिखना है, ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 56 है, बहुत बार ये सवाल आ चुका है एग्जाम में। साबित करें 3 लाख 2 प्लस लाख 5 इक्वल लाख 40। 3 लाख 2 जमा लाख 5 बराबर है लाख 40। बहुत अहम सवाल है ये स्टूडेंट्स। तो इसकी मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ये वाली साइड। 3 लाख 2 जमा लाख 5 बराबर है लाख। लोगाथम का कानून है कि जो रकम लाख से पहले लिखी होती है वो जो अदद होता है उसकी ताकत बन जाती है। 3 आके 2 की ताकत बन जाएगी, जमा लाख 5। 2 की ताकत 3 8 होती है, लाख 8 जमा लाख 5। अब लोगाथम का ये भी कानून है कि जमा ज़रा में चेंज हो जाता है, जमा ज़रा में चेंज हो जाता है। अब लाख एक बार लिखा जाएगा। जब ज़रब आ गया तो लाख दोनों के साथ नहीं लिखना, एक ही रकम के साथ लिखना है। लाख 8 ज़रब 5 और 8 ज़रब 5 40 होता है, और यही राइट हैंड साइड। बड़ा ही आसान सवाल है, परेशानी होना आपने। 3 कोई भी सवाल इस तरह का आ जाए, 3 पहले आके 2 की ताकत बनेगा, यहाँ लाख, इसको आपने कुछ नहीं करना। अभी 2 की ताकत 3 8 होता है। अब इनको इकट्ठा कर ले, 8 ज़रब 5 लाख 40। सवाल नंबर 7 है, खालिद हफ्ता में 6 दिन काम करता है। खालिद हफ्ता में 6 दिन काम करता है। अगर उसे 200 रुपये यौमिया अदा किया जाए तो उसकी मजमूई माहाना उजरत मालूम करें कि उसकी माहाना उजरत कितनी होगी अगर वो 200 रुपये से यौमिया अदा किया जाए। तो एक माह में जितने दिन, पहले हम निकालेंगे कि वो एक माह में कितने दिन काम करेगा। हफ्ता में 6 दिन है तो 6 × 4 24 दिन वो एक माह में काम करेगा। एक दिन की उजरत है 200 रुपये, माहाना उजरत निकालेंगे तो जितने दिन काम करता है उसको एक दिन की उजरत जो है, जो यौमिया उजरत है, उसे ज़रब दे दें। तो यौमिया उजरत है 200, 24 दिन काम कर रहा है, 200 को 24 से ज़रब दे दें, 4800 रुपये उसकी माहाना उजरत होगी। ठीक है, हफ्ता में 6 दिन काम कर रहा है तो माहाना कितने काम करेगा। महीने में 4 हफ्ते होते हैं तो 6 को 4 से ज़रब दे दें, 24 दिन। यौमिया उजरत है 200 रुपये, तो जितने दिन है उसको यौमिया उजरत से ज़रब दे दें तो वो माहाना उजरत आ जाएगी। बराह रास्त टैक्स और बिलवास्ता टैक्स में फ़र्क करें। बराह रास्त टैक्स ये वो टैक्स है जो कि आमदनी, जायदाद और मुनाफा पर इनकम टैक्स या जायदाद टैक्स की शक्ल में बराह रास्त हुकूमत अफराद से वसूल करती है। और बिलवास्ता टैक्स में डिविटीज, मोटर व्हीकल्स, सामान, खिदमात टैक्स जिसे हम GST टैक्स कहते हैं, और कीमत में इजाफी जमा शुदा टैक्स शामिल है। बिलवास्ता में डिविटीज शामिल है, मोटर व्हीकल पर जो टैक्स लगते होते हैं, सामान जो खरीदा जाता है, कोई भी खिदमात होती हैं उन पर जो टैक्स लगाया जाता है, जनरल सेल टैक्स है या कीमत में इजाफी जमा शुदा टैक्स, वो बिलवास्ता टैक्स में शामिल है। सेल टैक्स और एक्साइज ड्यूटी में क्या फ़र्क है, इसका मवाजना पूछा गया है। सेल टैक्स, जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो हमें टैक्स की एक ख़ास रकम जो कि इसी चीज़ की कीमत खरीद में बतौर इजाफी टैक्स की सूरत में शामिल होती है, अदा करते हैं, ये सेल टैक्स होता है। कोई भी चीज़ खरीदी जाती है तो टैक्स की एक ख़ास रकम जो हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं उसकी कीमत खरीद में इजाफी टैक्स की सूरत में शामिल होती है, ऑलरेडी उसको साथ शामिल किया हुआ होता है, उसे सेल्स टैक्स कहते हैं। ये आपने देखा होगा, कोई भी चीज़ आप लेके आए बाजार से तो ऊपर लिखा हुआ होता है इतनी उसकी कीमत है, प्लस ये सेल टैक्स है, यानी होता वो शामिल है कीमत उसकी टोटल कीमत में, सेल टैक्स भी उसके अंदर शामिल होता है। एक्साइज ड्यूटी ये टैक्स की वो शक्ल है, एक्साइज ड्यूटी जिसे खरीदार तैयार शुदा चीज़ पर बवक्त खरीद अदा करता है। यानी जो भी चीज़ है, चाहे उसने कोई कार ली है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें वगैरह ली हैं तो कीमत अलग होती है, प्लस एक्साइज ड्यूटी की जो शरह है वो उसमें ऐड करके टोटल रकम अदा की जाती है। एक्साइज ड्यूटी अलग से होता है, यानी वो कीमत खरीद में टोटल उसकी कीमत में शामिल नहीं होता। सेल्स टैक्स को कीमत में साथ ही शामिल कर दिया जाता है, वो आप उसी वक्त अदा कर देते हैं। एक्साइज ड्यूटी भी आप उसी वक्त अदा करते हैं लेकिन वो कीमत में शामिल नहीं होता, कीमत अलग होती है, साथ वो एक्साइज ड्यूटी निकालेंगे कीमत के हिसाब से, फिर एक्साइज ड्यूटी की जो रकम होगी प्लस जो कीमत उस चीज़ की होगी, दोनों को मिला के आप रकम अदा करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 60 है जज़र और मजदूर में फ़र्क वाज़े करना है। इन दोनों में क्या फ़र्क है। जज़र एक हिसाबी अलामत है जो कि रूट्स को ज़ाहिर करती हैं। ये देखें, ये पहला जज़र है, तीसरा जज़र है, चौथा जज़र है। अगर जज़र का इंडेक्स ना लगाओ तो 2 होता है इंडेक्स। यहाँ पर इसको ख़त्म करेंगे, इसकी जज़र तो पावर 1/2 लगाएंगे, यहाँ 1/3, यहाँ 1/4। मजदूर आदाद या जुमले होते हैं जो कि जज़र के अंदर लिखे जाते हैं। कोई भी आदाद या जुमले जो जज़र के अंदर लिखे जाते हैं उसे मजदूर कहते हैं। 5 के जज़र में 5 मजदूर है, ये जज़र आ गया। कोई भी जज़र आ सकता है और जो जज़र के अंदर जो रकम लिखी होती है वो मजदूर होती है। सवाल नंबर 61 मुख्तसर कीजिए। x की ताकत 3 ज़रब x की ताकत 5 ज़रब x की ताकत 6 तकसीम x की ताकत 2 ज़रब x की ताकत 4 ज़रब x। हम इसको हल कर लेते हैं, ऊपर तमाम पावर्स को ऐड कर लेते हैं। देखें x की पावर्स ही आपस में ज़रब हो रही हैं, तो बेस असास एक जैसा है। जिसके ऊपर ताकत लिखी गई हो वो असास होता है, तो x ही असास है। इनकी ताकतें जमा होगी 3 जमा 5 जमा 6 तकसीम। नीचे भी x है, ताकतें जमा कर लें 2 जमा 4। जिसकी ताकत ना लिखी हो उसकी ताकत 1 होती है। 5 जमा 3 8 जमा 6 14। x को आपने वैसे ही लिखना है, ऊपर जमा कर लें ताकतों को। नीचे भी 4 जमा 2 6 जमा 1 7। अब 7 x की ताकत 7 को ऊपर लेके जाए तो इसकी ताकत ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। नीचे जमा किया, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। 14 माइनस 7, x की ताकत 7 आएगा इसका आंसर। सवाल नंबर 62 है 4.5 ज़रा 10 की ताकत 5 सेंटीमीटर को मीटर में तब्दील कीजिए। पहले हमने क्वेश्चन किया है, हमें किलोमीटर दिए गए थे, उनको मीटरों में चेंज किया था। अब हमें सेंटीमीटर दिए गए हैं, उनको मीटर में तब्दील करना है और जवाब इशारिया में तहरीर करना है। इशारिया की शक्ल में हमने जवाब लिखना है। तो 4.5 ज़रा 10 की ताकत 5 सेंटीमीटर ये हमें दिए गए हैं। 4.5 ज़रा 10 की ताकत 5 सेंटी होता है 10 की ताकत -2। याद रख लें, सेंटीमीटर को मीटरों में चेंज करना हो तो 10 की ताकत -2 से आप ज़रब दें। सेंटी की जगह 10 की ताकत -2 लिखेंगे। 4.5 ज़रब 10 की ताकत 5, 2 माइनस करेंगे। देखें 5 - 2, ये जमा का 5 है, ये 2 माइनस का है। 5 - 2, अब ये मीटर बन गए हैं। 10 की ताकत -2 से ज़रब दे दिए, मीटर बन गए। 4.5 ज़रब 5 में से 2 निकाला, 10 की ताकत 3 मीटर। तो ये तो बन गया ना मीटर, आपसे पूछा गया था। आप ये ख़त्म करते हैं इसकी पावर, इशारिया की आम शक्ल में लिखते हैं। 10 की ताकत 3 का मतलब होता है 1000। 4.5 को 1000 से ज़रब दे दें, 4500 मीटर बनते हैं। सवाल नंबर 63 है जमी वस्त की तारीफ करें। कोई अदद a, 2 आदाद a और b के दरमियान जमी वस्त कहलाता है। अगर पहले आपने a लिखना है, ये वाला जो जमी वस्त है उसको दरमियान में लिखना है। ए चूंकि जमी वस्त है दरमियान में आएगा, फिर बी, यानी ए और बी के दरमियान आपने लिखना जमी। तो अगर ए बड़ा ए बी एक जमी सिलसिला में हो तो जमी वस्त इसका हम अरिथमेटिक मीन लिखते हैं ए एम बराबर a + b/2। इन शॉर्ट अगर आपने जमी वस्त मालूम करना है दो रकमों का, दोनों रकमों को जमा करें, 2 पे तकसीम कर लें तो उसका जमी वस्त कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है सेट की तारीफ कीजिए। सेट क्या होता है? बड़ी आसान सी डेफिनेशन है, 6ठी 7वीं क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं। वाज़े मुतारिफ अशिया के इत्माज इकट्ठ को सेट कहते हैं। वाज़े मुतारिफ अशिया के इत्माज इकट्ठ को सेट कहते हैं। किसी सेट को हरूफ तहजी ABC XYZ से ज़ाहिर किया जाता है। हरूफ तहजी होते हैं ABC XYZ से। मसलन कोई भी सेट आप लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, कोई भी लिख लें आप। A बराबर है, A अकेला लिख लें, B बराबर है, आप B में आप सिर्फ 2 लिख दें, कुछ भी आप सेट लिख सकते हैं। मिसाल में लाजमी नहीं है कि आपने यही देना है। ये एक हमें सिलसिला दिया गया है, इसकी पहली 2 रकमें मालूम करनी है। AN बराबर है जमत। इस तरह का कोई भी सवाल आ जाए कि इसकी पहली 2 रकमें मालूम करें या जितने भी पूछी जाएं, तो आपने n की जगह 1 से शुरू करना है। आपने कीमतें दर्ज करती जानी है और आपने वैल्यू निकाल लेनी है। तो AN बराबर है n जमा 3। पहली रकम निकालने के लिए n की जगह 1 लिखा, 1 जमा 3 4। फिर दूसरी रकम निकालने के लिए n की जगह 2 लिखेंगे, A2 n की जगह 2 लिखा, n की जगह 2 जमा 3 5, तो 2 रकमें। तीसरी भी आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं। तीसरी निकालनी है तो n की जगह 3 लिख देंगे, 3 जमा 3 6 हो जाएगा। कोई भी सवाल इस तरह का आ जाए, आपने n की जगह कीमतें दर्ज कर लेनी है। n की जगह 1 लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे, 3 जो भी है। सेट A के अरकान है 3 4 5, U के अरकान है 1 2 3 4 5 6 7। A का कॉम्प्लीमेंट मालूम करें। ये एक ऊपर छोटा सा C लिखा गया, इसका मतलब A का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। तो A का कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है U - A। याद रख लें, जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो उसे आपने यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है। तो A का कॉम्प्लीमेंट देखें, यूनिवर्सल भी दिया गया है, ये U यूनिवर्सल सेट है, सेट A भी दिया गया है।
कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है तो सेट ए को यूनिवर्सल में से माइनस करेंगे, तो ये यूनिवर्सल सेट के अरकान आ गए, ये सेट ए के अरकान आ गए। अब आपने वो अरकान लिखने हैं जो यू में है, ए में नहीं है। याद रख लें कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाता है, तरीका सीख लें, सवाल कोई भी आ सकता है। कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपने यू के वो अरकान लिखने हैं जो ए में नहीं है, याद रखने आप। तो इस सवाल में अगर आप देखें तो एक यहां नहीं है उसे लिखेंगे, 2 भी नहीं है उसे लिख लेंगे, 3 इधर है नहीं लिखेंगे, 4 भी है नहीं लिखेंगे, 5 भी है नहीं लिखेंगे, 6 यहां नहीं है लिखेंगे, 7 यहां नहीं है लिखेंगे। यानी जो इस सेट में तो है इसमें से हम इसको माइनस कर रहे हैं, जो यहां होंगे इधर नहीं होंगे, इधर तो होंगे लेकिन जहां नहीं होंगे वो लिखने हैं आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर ए बराबर है ए बी सी, ये सेट ए के अरकान है, और बी बराबर है ए ई आई ओ यू, तो ए यूनियन बी मालूम कीजिए। यूनियन मालूम करना दो सेटों का। स्टूडेंट्स याद रख लें जब दो सेटों का यूनियन आपने मालूम करना हो, दो सेटों का यूनियन दोनों सेटों के तमाम अरकान पर मुश्तमिल होता है, चाहे वो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो। तो ए यूनियन बी, ए के अरकान लिख दिए, दरमियान में यूनियन, बी के अरकान ये लिख दिए। यूनियन निकालना है तो सारे अरकान लिखे जाते हैं, चाहे वो ए में होंगे चाहे बी में होंगे, ए बी सी। अब ए नहीं लिखेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, ई आ जाएगा आई ओ यू। तो ये इन दोनों सेटों का यूनियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर 5, बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है और आसान सा शॉर्ट क्वेश्चन है, अगर 5 और बी के दरमियान जमी वस्त 10 हो तो बी की कीमत मालूम कीजिए। 5 और बी के दरमियान हमें जमी वस्त दिया गया है, हमने बी मालूम करना है। तो जमी वस्त का फार्मूला है ए बराबर है ए जमा बी तकसीम 2। 5 और बी यानी ए और बी अगर हो, रकमें अगर ए और बी हो तो जमी वस्त होता है ए जमा बी तकसीम 2, अगर रकमें ए और बी हैं। यहां रकमें हैं 5 और बी, इसका मतलब ए की जगह तो 5 है, बी मालूम करना है, तो 5 जमा बी तकसीम 2, जमी वस्त 10 आपको दिया गया है। देख लें ए की जगह 5 आ जाएगा, बी मालूम करना है, तकसीम 2 फार्मूले में होता है, जमी वस्त 10 है तो ए की जगह 10 लिख देनी है। 2 यहां तकसीम हो रहा है, इधर आके 10 से ज़रब हो जाएगा, 2 तरफ 10 और यहाँ रह जाएगा 5 जमा बी। 2 में 10 ज़रब किया 20 आ गया, यहाँ रह गया बी जमा 5। बी निकालना है, 5 यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, यहाँ जमा का है 5, ठीक है, ये 5 यहाँ जमा का है, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 20 में से 5 को माइनस किया 15, तो बी की कीमत 15 होगी। अगर 5 और बी के दरमियान जमी वस्त 10 हो तो बी की कीमत 15 होगी। इसी तरह का सवाल है जिस तरह हमने पहले हल किया, ये 2 सवाल एग्जाम में काफी बार आए हुए हैं, 2-3 सवाल ये हैं इस तरह के आपकी बुक में। अगर ए और 10 के दरमियान जमी वस्त 40 हो तो ए की कीमत मालूम करें। देखें पहले उसने बी की कीमत मालूम करने के लिए कहा, ए की दी हुई थी, अब उसने ए की मालूम करने के लिए कहा, बी की दे दी है। तरीका फिर वही है, जमी वस्त ए बराबर होता है ए जमा बी तकसीम 2, ए की कीमत उसने दी हुई है 40, ए मालूम करना, बी की जगह 10 आ गया तकसीम 2, 2 यहाँ तकसीम हो रहा है, इधर आके ज़रब हो जाएगा, 2 ज़रब 40, ए जमा 10 बराबर है 40 ज़रब 2, 2 यहाँ तकसीम हो रहा है तो इधर आके ज़रब हो जाएगा, ए जमा 10 बराबर है 40 ज़रब 2 80, ए आ जाएगा 80, 10 वहाँ जमा का जहाँ माइनस, 80 में से 10 निकाला तो ए 70 आ जाएगा। सवाल नंबर 70 है, अगर सेट ए बराबर है -2 1 और 4 तो ए में 2 सनाई रवाबत लिखकर उनकी डोमेन और रेंज मालूम करें। ए के 2 सनाई रवाबत लिखने हैं और उनकी डोमेन और रेंज भी बतानी है। तो हम एक लिख लेते हैं। देखें ए के साथ ही लिखने हैं तो हम कोई से भी अरकान लिख सकते हैं, जोड़े बना सकते हैं इनकी आपस में। -2 का 1 के साथ बना सकते हैं, -2 का 4 के साथ बना सकते हैं। ए का हमने रब्त ये लिख लिया, ए सनाई रब्त हमने R1 लिख दिया। ये अच्छा ये ना आप अपनी मर्जी से भी ले सकते हैं, उनके आपस में जोड़े बनाने हैं। -2 का -2 से भी बनाया जा सकता है, 1 का 1 से बना लें, या -2 और 1 यहाँ लिख लें, -2 और 4 यहाँ लिख लें, ये जैसे मर्जी आप कर लें। तो डोमेन R1 क्या होगी, ये जो मतरतब जोड़े हैं, जो पहले अरकान का सेट है वो डोमेन है, तो -2 है, इधर भी -2 है, ये डोमेन होगी। जो दूसरे अरकान का सेट होता है वो रेंज होता है, तो यहाँ 1 है यहाँ 4, तो ये R1 की रेंज आ जाएगी। R2 आ गया, इसी तरीके से हमने 1 का -2 से जोड़ा बना लिया और -2 का 4 से बना दिया। अगेन यूज़ भी कर सकते हैं तो डिफरेंट ना, एक मिल रहा है दूसरा डिफरेंट है। तो तरीका याद रख लें, सनाई रवाबित का दरमियानी ब्रैकेट लगानी है, अंदर जो है वो मतरतब जोड़े लिखने हैं, इस तरह जोड़े लिखने हैं जो छोटी ब्रैकेट में, दरमियान में कॉमा, और फिर इनको अलग करने के लिए भी कॉमा लगाना है।
तो डोमेन पहले अरकान का सेट डोमेन होता है, 1 और -2 ये डोमेन है। दूसरे अरकान का सेट रेंज होता है, तो यहाँ -2 यहाँ 4 ये रेंज होगी। सवाल नंबर 71 है सी सेट बराबर है 2 और 6, बी बराबर है 7 8 9 10, ए बराबर है 1 2 3 4। तो साबित कीजिए ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ इसको किया है, ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर है ए यूनियन बी, यानी ये साबित कर रहे हैं ना। तो ए यूनियन बी, अगर हम ए और बी का यूनियन ले, मैंने इकट्ठा यहाँ सॉल्व कर दिया है। 1 2 3 4 1 2 3 4 ये एक अरकान आ गए, 7 8 9 10 बी के आ गए। यूनियन की डेफिनेशन याद रख लें, जब दो सेटों का यूनियन निकाला जाता है दोनों सेटों के तमाम अरकान लिख दिए जाते हैं। तो ए यूनियन बी मैंने ये लिख दिया है डायरेक्ट, तमाम अरकान लिख दिए। यूनियन सी, तो ये सी के अरकान आ गए। यहाँ पे आ जाएं तो ब्रैकेट पहले हल करनी है। अब ए बाहर है तो मैंने ए के अरकान ये लिख दिए 1 2 3 4 यूनियन। अब बी यूनियन सी, अब यहाँ मैंने बी यूनियन सी निकाल लिया, इसको यहीं पे मालूम कर लिया। बी यूनियन सी क्या आ रहा है 2 6 7 8 9 10, यानी बी और सी के अरकान मैंने यहाँ लिख दिया, ये बी यूनियन सी बन गया। अब हम इन दोनों का यूनियन निकाल लेते हैं, तो इकट्ठा कर लें। 1 2 यहाँ भी है, इधर भी एक बार लिखेंगे 3 4 6 लिख लिया, 7 8 9 10। इधर 1 2 3 4 2 नहीं लिखेंगे आप क्योंकि ऑलरेडी लिख चुके हैं, 6 7 8 9 10। तो आप देख सकते हैं दोनों बराबर हैं, तो आप एंड पे लिख दें पास साबित हुआ, सेम यही रकम लिख लें। यानी आप लिखने ना पास साबित हुआ के बाद आप ये चीज़ लिख लें। सवाल नंबर 72 है दिए गए सिलसिले की अगली 4 रकम लिखिए। ये एक सिलसिला दिया हुआ है -2 0 2 4 6 8 10, अगली 4 रकमें पूछी गई हैं। पहले आप देखें ये सिलसिला बना कैसे हुआ है, इनका कॉमन डिफरेंस आप निकाल लें। कोई सी 2 रकमों का, 2 में से 0 माइनस किया 2, तो ये इनका कॉमन डिफरेंस हो गया। कोई सी 2 का निकाल लें, यानी पिछले वाली माइनस करनी है। 4 में से 2 निकालें, 2 का डिफरेंस आ रहा है, 2 का फर्क आ रहा है। -2 फिर 0, यानी हर बार 2 जमा हो रहा है। -2 में 2 जमा हुआ 0, 0 में 2 जमा हुआ 2, 2 में जमा हुआ 2 4, 4 में 2 जमा हुआ 6, 6 में 2 जमा हुआ 8, 8 में 2 जमा हुआ तो 10। हर बार 2 जमा हो रहा है। अगली 4 लिखनी है तो आप भी 2 जमा कर दें। 10 में 2 जमा किया 12, एक रकम आ गई। फिर 12 में 2 जमा करेंगे 14 आ जाएगा, 14 में 2 जमा करेंगे 16 आ जाएगा, 16 में 2 जमा करें 18 आ जाएगा। पहले अब ये देखें सिलसिला बना हुआ कैसे है। तो ये सिलसिला 2 को जमा करने से बन रहा है। तो अगली रकम निकालने के लिए आपने भी जो एंड वाली रकम उसने दी हुई है, इसमें 2 जमा करें 12 आ गया। अब इसमें 2 जमा करेंगे अगली रकम आ जाएगी 14, इसमें 2 जमा करेंगे 16, फिर इसमें 2 करेंगे 18। इस तरीके से सिलसिला चलता रहेगा। सवाल नंबर 73 है जब सिलसिला दिया हुआ है, रकमों की तादाद मालूम करनी है, यानी एन रकमों की तादाद मालूम करनी है। पहली रकम दी हुई है A1 बराबर है 3, D जो उनके दरमियान कॉमन डिफरेंस है 4, मुश्तरका फ़र्क भी आप कह सकते हैं 4 है, और लास्ट टर्म nth टर्म दी हुई है 59। फार्मूला होता है AN बराबर है A1 प्लस n-1 इंटू डी। AN लास्ट टर्म कितनी है 59, A1 की जगह 3 आ गया। n मालूम करना है n-1, D 4 है। 59 बराबर है 3 जमा 4 को n से ضرب दिया 4 है, -4 को 1 से ضرب दिया 4। 59 बराबर है 3 - 4 जमा 4 है। ये 4 को इसके साथ नहीं करना, ये n है इसके साथ। 3 - 4 -1 होता है। ये आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। मनफी का 4 ज्यादा है, जमा का 3 कम है, -1 रह जाएगा। जमा 4n बराबर आएगा 1 जहाँ माइनस का है, लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे जमा हो जाएगा। 59 जमा 1 60 होता है। 4n से ज़रब हो रहा था, लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो तकसीम हो गया। 7 × 4, 60 को 4 पे तकसीम करें तो रकमों की तादाद 15 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनियन और तकाते की खासियत मुबादला लिखिए। यूनियन की खासियत मुबादला होती है A यूनियन B बराबर है B यूनियन A। बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। तकाते की खासियत मुबादला A तकाते B बराबर है B तकाते A। ये तकाते की खासियत मुबादला होती है। डी मॉर्गन के कवानीन पूछे गए हैं। A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट, याद रख लें। कॉम्प्लीमेंट के लिए आप डैश भी लगा सकते हैं या यहाँ छोटा सा C भी डाल सकते हैं। A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है A कॉम्प्लीमेंट तो कहते B कॉम्प्लीमेंट। अगर होल कॉम्प्लीमेंट में आपने A और B के दरमियान यूनियन लिखा है तो जब अलग अलग कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो तुकाते लिखेंगे, और अगर A और B का तुकाते हैं और होल कॉम्प्लीमेंट जब अलग अलग करेंगे A का कॉम्प्लीमेंट तो कहते यूनियन में चेंज हो जाएगा और B कॉम्प्लीमेंट। आसान है, निशानी याद रख लें। बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। A यूनियन B का इकट्ठा कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, बराबर लिखेंगे, अलग अलग उनका कॉम्प्लीमेंट। यहाँ यूनियन है तो दरमियान में तुकाते आ जाएगा।
फिर आपने होल कॉम्प्लीमेंट यानी सबका इकट्ठा कॉम्प्लीमेंट लेना है। ए तुकाते बी सबका इकट्ठा कॉम्प्लीमेंट है। जब बराबर करना है अलग अलग के कॉम्प्लीमेंट के, यहाँ तुकाते हैं तो यहाँ यूनियन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्तेशी मस्तवी से क्या मुराद है। कार्तेशी मस्तवी दो अदद खतूत जो कि एक दूसरे पर अमूदन वाक़ होते हैं और नुक्तों पर कता करते हैं, उन खतूत से बनने वाली मस्तवी को कार्तेशी मस्तवी कहते हैं। दो अदद खतूत होते हैं, एक दूसरे पर अमूदन होते हैं, इस तरीके से ये खत ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, एक दूसरे पर अमूदन वाक़ होते हैं और नुक्ताओं पर देखें जहां पे ये कता कर रहे हैं, जिस नुक्ता पे ये कता कर रहे हैं इसे हम कहते हैं नुक्ता ओ जो है, यहाँ पे इसकी कता कर रहे हैं, मबदा कहा जाता है इसे, इस नुक्ता को। इन खतूत से बनने वाली मस्तवी को कार्तेशी मस्तवी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुतरत्तब जोड़े की तारीफ करें। दो आदाद का एक जोड़ा जिनको एक ब्रैकेट यानी ये छोटी ब्रैकेट में लिखा जाता है, इसे मुरब्बी ब्रैकेट भी कहते हैं, सॉरी छोटी ब्रैकेट पैरेंथेसिस को हम बोलते हैं, छोटी ब्रैकेट, मुरब्बी ब्रैकेट ये नहीं है। एक ब्रैकेट में लिखा जाता है और एक कॉमा से अलग किया जाए, मुतरत्तब जोड़ा कहलाता है। ये 1 2 2 2 2 3 ये सारे ही मुतरत्तब जोड़े हैं। तो ये मैंने आपको बताए थे जब हमने यहाँ स्नाई रवाबत मालूम किए हैं, ये जोड़े बनाते हैं सारे मुतरत्तब जोड़े ही हैं। आपने एक के अंदर ही इनके आपस में, कहीं और से कोई नहीं लिखना। देखें नफी 2 1 और 4 को ही यूज करना है, जहाँ कोई और नहीं आपने यहाँ से लेना, ये सारे मुतरत्तब जोड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है कालमी नक्शा की तारीफ कीजिए। ऐसा नक्शा जिसका हर कालम का रकबा उस ग्रोह के तादर के रास मतरासब हो, तो ऐसे नक्शा को कालमी नक्शा या हिस्टोग्राम कहते हैं। ऐसा नक्शा जिसका हर कालम का रकबा उस ग्रोह के तादर के रास मतरासब हो, उस नक्शा को कालमी नक्शा या हिस्टोग्राम कहते हैं। सवाल नंबर 79 है हिसाबी औसत की तारीफ करें। किसी गैर कोई मवाद का हिसाबी औसत उस मवाद की तमाम कीमतों को जमा करके उन कीमतों की तादाद पर तकसीम करके हासिल किया जाता है। तादाद पर तकसीम करके, ये तारीफ है। कोई भी गैर कोई मवाद है उसका अगर आपने औसत कह लें, और हिसाबी औसत एक ही बात है कि हिसाबी औसत उस मवाद की तमाम कीमतों को जमा करके उन कीमतों की तादाद पर तकसीम करके हासिल किया जाता है। हिसाबी औसत इसको एक्स बार के साथ लिखते हैं, छोटी सी लाइन लगा देते इसे बार कहते हैं। सिग्मा एक्स बटा यानी तमाम रकमों का मजमुआ, तमाम कीमतों का मजमुआ, तकसीम कीमतों की तादाद। जी क्वेश्चन नंबर 80 25 डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री फ़ारेनहाइट में तब्दील करें। स्टूडेंट्स ये सवाल बहुत बार आता है एग्जाम में, डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज करें और फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में चेंज करें। मुफ्त के नंबर हैं, जस्ट फार्मूला याद रख लें, आप कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर से कर लें। पहले तो आप याद रखें कि सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कैसे तब्दील करना है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, फार्मूला होता है, क्योंकि फ़ारेनहाइट में चेंज कर रहे हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर है 9/5c जमा 32। ये याद रख लें आप, 9/5c जमा 32। 9/5 सेंटीग्रेड है 25 जमा 32, 5 को 25 से काट दिया 5 आया, 9 5 45 जमा 32 77 डिग्री फ़ारेनहाइट ये बनेगा। बड़ा ही आसान सा है, पहले फार्मूले आपको आने चाहिए, लाजमी नहीं आपने ये कटिंग करनी है। पहले 25 का 9 से ज़रब दे दें, 5 तकसीम कर लें, फिर 32 जमा कर लें। याद रख लें पहले इस हिस्से को हल करना है, बाद में 32 जमा करना है। ये बच्चे पहले 32 को जहाँ जमा कर लेते हैं बाद में ज़रब तकसीम कर रहे होते हैं, नहीं, पहले इस हिस्से को हल करना है, बाद में ये हल करेंगे। इसी तरह सवाल नंबर 86 में है 220 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में तब्दील करें, यानी अब उसका उलट आ गया। तो अगर आपको फ़ारेनहाइट दे दिया जाए, सेंटीग्रेड में निकालना हो तो डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। पहले तो आपको फार्मूले ज़बानी आने चाहिए, ये फार्मूलाज भी पूछे जा सकते हैं कि डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में तब्दील करने का फार्मूला लिखें, फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में तब्दील करने का फार्मूला लिखें, ये ज़बानी आने चाहिए। ये रकम ये कुछ भी दे सकता है, टेम्परेचर कोई भी दे सकता है, आपको ये फार्मूला आना चाहिए। तो डिग्री सेंटीग्रेड बराबर है 5 तकसीम 9 आ गया, फ़ारेनहाइट है 220, तो इसकी जगह 220 आ गया माइनस 32 220। अब यहाँ पहले माइनस करेंगे, यहाँ ब्रैकेट आ गई है, पहले आप माइनस करेंगे यहाँ पे 220 में से 32 माइनस किया 188। अब आप 188 को 5 से ज़रब दें, फिर 9 तकसीम कर लें, तो ये सेंटीग्रेड आता है 104.4 डिग्री सेंटीग्रेड। 104 पहले माइनस करेंगे, फिर ज़रा बहुत तकसीम करना है।
और जब आपने सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में तब्दील करना है, पहले ये वाला हिस्सा हल करेंगे, पहले वाला, बाद में 32 जमा करेंगे। लेकिन जहां पहले माइनस करेंगे फिर आपने ज़रा तकसीम करना है। जी 7 बहुत अहम सवाल है ये, आपने ज़बानी आपको ये भी आना चाहिए, मुफ्त के नंबर है ये। सवाल नंबर 81 है, मवाद दिया गया, इसकी 7 मालूम करें। 7 बराबर होता है बड़ी कीमत माइनस छोटी कीमत। याद रखें इस तरफ लेफ्ट साइड पे आपने इधर जो है वो बड़ी कीमत ही लिखनी है। तो इस मवाद में देख लें, जो सबसे बड़ी कीमत है तो ये 27 है, माइनस जो सबसे छोटी कीमत है वो 6, 27 में से 6 निकालें 21। ये एमसीक्यूज भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। बड़ा ही आसान सा सवाल है। 7 कैसे निकालनी है? कोई भी मवाद आपको दिया गया है, उसकी बड़ी कीमत में से छोटी कीमत को माइनस कर दें उस मवाद की, वो 7 कहलाता है। बड़ा आसान सा सवाल है। फिर नेक्स्ट एक मवाद ये है, इसकी भी 7 मालूम करनी है। इसमें देख लें जो सबसे बड़ी कीमत है वो 12 है, सबसे छोटी कीमत 2 है, 12 माइनस 2 10, तो ये इसकी 7 आ जाती है। इसी तरह एक सवाल और है, 10 18 9 6 22, इसकी भी 7 मालूम करनी है। 7 बराबर होता है बड़ी कीमत माइनस छोटी कीमत। बड़ी कीमत इस मवाद में देखें तो 22 है, छोटी कीमत 6 है, 22 में से 6 को माइनस किया तो ये 16 आता है। ये इस मवाद की 7 है। स्टूडेंट्स ये 3 सवाल थे, फिर एक इसमें 1-2 एग्जाम्पल्स हैं, सवाल हैं आपकी बुक में दिए हुई हैं। 7 आप याद कर लें, सवाल कोई भी आ जाए, मवाद कोई भी आ जाए, बड़ी कीमत में से छोटी कीमत को माइनस करेंगे तो वो 7 कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, ये मवाद दिया हुआ है, इसका औसत मालूम करना है। अभी आपने इसमें क्वेश्चन 79 में डेफिनेशन भी पढ़ी है हिसाबी औसत की। हिसाबी औसत कैसे निकाला जाता है? तमाम कीमतों का मजमुआ बटा कीमतों की तादाद। तो यहाँ जितनी भी कीमतें दी हुई हैं सबको जमा कर लें और तादाद पे तकसीम कर लें। रकमें हैं तो इन सबको जमा कर लें। 186 जमा 184 जमा 191 जमा 172 जमा 168 जमा 187 जमा 189 जमा 196 जमा 193 जमा 195। रकमों की तादाद गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रकमें हैं बेटा, 10 आ गया। इनको आप कैलकुलेटर से जमा कर लें, खुद करेंगे तो गलती कर सकते हैं, कैलकुलेटर साथ ले जाए एग्जाम वाले दिन। तो जमा कर लिया, 1861 तकसीम 10, तो तकसीम करेंगे तो 186.1 आ जाता है। या नीचे देखें 10 एक सिफर है, एक इंदा छोड़ के इशारे लगा दें। तो ये मवाद का सेट दिया हुआ है, इसका वस्तानिया मालूम करना है। ये मवाद आपके पास याद रख लें। वस्तानिया किसी भी मवाद में वो कीमत होती है जो उस मवाद को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करती है। वस्तानिया की तारीफ भी आपने ज़बानी याद करनी है। वस्तानिया किसी भी मवाद में वो कीमत है जो मवाद को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करती है। तो वस्तानिया के अलग अलग फार्मूले होते हैं। अगर रकमों की तादाद जुफ्त है तो उसका अलग फार्मूला है, ताक है तो अलग फार्मूला है। तो ये जुफ्त के लिए है। तो देख लें आप, इस मवाद के अंदर रकमें 8 हैं। पहले तरतीब में लिख लिया, 2 सबसे छोटा है उसे लिखा, फिर 3 है उसके बाद बड़ा, फिर 4 है, 4 3 बार आ रहा है, फिर 5 2 बार आ रहा है, 6 इसी तरतीब में। यानी कि आप बढ़ती हुई तरतीब में लिख लें, कोई भी तरतीब लगा लें। यानी पहले सबसे छोटी लिख लें, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, आखिर में सबसे बड़ी। ये तरतीब लगा लें। या पहले सबसे बड़ी लिख लें, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और आने पे सबसे छोटी लिख लें। कोई ना कोई तरतीब आप लगा लें, चाहे बढ़ती हुई लगा लें चाहे घटती हुई लगा लें। तो अगर रकमों की तादाद जुफ्त है ना, दरमियान में 2 रकमें बच जाएंगी, दरमियान में 2 रकमें आ रही होंगी, ठीक है। दरमियान की इधर देखें, ये 3 है, इधर भी 3 है, दरमियान में ये 2 आ रही हैं। इन दोनों को जमा करेंगे, ये चौथी कदर है, ये 5वीं है, तकसीम 2 पे करेंगे। चौथी कदर भी 4, 5वीं भी 4, 4 जमा 4 8, तकसीम 2 4। तो इस मवाद का वस्तानिया 4 है। या फिर देखें वस्तानिया मालूम करना है, 3 5 6 8 8 9 10 तरतीब लगी हुई है। बाज़ का तरतीब नहीं भी लगी होती तो आप लगाएंगे, लगी हुई है तो आपके लिए आसानी, आपका फायदा है। इसमें देखिए रकमों की तादाद 7 है, ताक है, तो ये ताक के लिए फार्मूला है। ताक के लिए n जमा 1 बटा 2 ये टर्म होगी। अब टी हिस्सा लिख दें, यानी n जमा 1 बटा 2 में कदर टी हिस्सा लिख दें। n 7 है, 7 जमा 1 8, 8 तकसीम 2, तो 8 तकसीम 2 4 आएगा। चौथी कदर बनेगी ये 8 तकसीम 2, 8 को 2 पे तकसीम किया तो 4 आता है, चौथी कदर बनी ये। और इस मवाद के अंदर चौथी कदर हम देख लेते हैं कौन सी है। तरतीब में लिखा हुआ है 1 2 3, तो 8 इसकी चौथी कदर है। अब चेक कर लें, 8 से पीछे भी 3 रकमें हैं और इस 8 से भी आगे 3 रकमें हैं, ये दरमियानी कदर बन रही है। तो वस्तानिया किसी भी मवाद में दरमियानी कदर होती है। क्वेश्चन 86 हम सॉल्व कर चुके हैं कि फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कैसे तब्दील करना है।
तो ये पहले फार्मूला लिखें। डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 5/9 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट -32। 5/9 फ़ारेनहाइट 220 है, -32, 220 में से 32 का माइनस किया 188, 5 से ज़रब देना हो तकसीम कर लें, ये सेंटीग्रेड आ जाता है। सवाल नंबर 87 है, 2, 4 और 8 का ज़रबी औसत मालूम करें। आपको 3 आदाद दिए गए हैं, इनका ज़रबी औसत पूछा गया है। ज़रबी औसत आप लिख लें, ये भी कह सकते हैं ज़रबी औसत को जमी जी के साथ लिखते हैं। ज़रबी औसत या ज़रबी वस्त जो भी है, तो ये बराबर होता है, जिन रकमों का ज़रबी औसत मालूम करना उनको ज़रब देनी है और जितनी रकमें होंगी उतना ज़्यादा लेना है। 3 रकमें हैं, 3 यहाँ पे आएगा। 2, 4 और 8 का ज़रबी वस्त कैसे आएगा? रकमों को आपस में ज़रब देनी है, जितनी रकमें उतना ज़्यादा आएगा। 3 रकमें, तीसरा ज़दर आएगा। 2 को 4 से ज़रब दिया 8, 8 ज़रब 8 64, 64 का तीसरा ज़दर, 64 की तजदी करें, 4 की ताकत 3 होती है, ज़दर ख़त्म करें, ताकत 1/3 आएगी। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ज़दर का जो इंडेक्स होता है, जब ज़दर ख़त्म करेंगे ताकत में वो 1 के बटे में लिखा जाएगा। 4 की ताकत 3, सारे की ताकत 1/3, ताकत से ज़रब होती है, 3 से 3 कट जाएगा। 3 को जब 1/3 से ज़रब देंगे, 3 से 3 कट जाएगा, 4 रह जाएगा। 2, 4 और 8 का ज़रबी वस्त 4 है। सवाल नंबर 88 है, सेट ए बी दिए हुए हैं, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए मालूम करने हैं। इसे हम कहते हैं ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए। ये कार्तीसी आसले ज़रब है। कैसे निकालना है? ए के बी के साथ जोड़े बनाने हैं या बी के ए के साथ। ए क्रॉस बी का मतलब है ए पहले और ए के अरकान पहले लिखेंगे, बी के बाद में। तो ए के बी के साथ जोड़े बनाते जाएं। 3 के जो बी के अरकान है उनके साथ जोड़े बनाने हैं आपने। 3 के बना लें, 3 और 1, 3 और 3 आ जाएगा। 5 और 1, 5 और 3 आ जाएगा। 6 और 1, 6 और 3 आ जाएगा। फिर आपने बी क्रॉस से निकालना है, इन्हीं को उल्टा के लिख दें, ये भी ठीक है। या बी के आप पहले लिख दें, ए के बाद में लिख लें। 1 का 3 के साथ, फिर 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ जोड़ा बन गया। 3 का 3 के साथ, 3 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ। 1 का 3 के साथ बनाएंगे, फिर 1 का 5 के साथ बनाएंगे, फिर 1 का 6 के साथ बनाएंगे। सिर्फ 3 का फिर 3 के साथ, 3 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ। ये मतलब जोड़े होते हैं। दरमियान में कॉमा लगाना है और इनको अलग करने के लिए भी कॉमास लगाने हैं। ये तरीका आप देख लें, बड़ा आसान सा सवाल है, मुश्किल नहीं है। और फिर आपने इनको दरमियानी ब्रैकेट में बंद कर देना है। तो ये एक हासिले, एक सेट बनता है। ये कार्तीसी हासिल ज़रब हम इसको बोलते हैं। स्टूडेंट्स, बड़ी मेहनत से मैंने ये सवाल आपके लिए हल किए हैं। तकरीबन 88 क्वेश्चन है, इसके अंदर डेफिनेशंस भी हैं, क्वेश्चन भी मैंने हल किए हैं, फार्मूलाज भी आपको मैंने बताए हैं। ये तरीका आप याद रख लें। क्वेश्चन रटाना मकसद नहीं है, मेथड रखना, याद रखना आप जो है ना वो ज़रूरी है। अगर आपको कॉम्प्लीमेंट की समझ आ गई है तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। आपको यूनियन की समझ आ गई है, यूनियन कैसे निकाला जाता है, कोई भी क्वेश्चन हो आप यूनियन निकाल सकते हो। तो ये अहम क्वेश्चन थे जो मुतअद्दिद बार एग्ज़ाम में आते रहे हैं। तो आप कोशिश करें, इनको तैयार करें कम से कम टाइम के लिए। आप इस वीडियो को देखें, बार बार देखें। फिर भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आपको इंशाल्लाह प्रॉपर जवाब दिया जाएगा। मेहनत करना, तैयारी करना आपका काम है, कामयाबी देना अल्लाह ताला की ज़ात का काम है। फिर भी किसी किस्म की मुश्किल हो, जनरल मैथ के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट्स में पूछें, आपको इंशाल्लाह जवाब दिया जाएगा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ताकि मेरी हौसला अफजाई होती रहे।